नमस्कार और निवेश की दुनिया में आपका स्वागत है। अच्छा, क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक इन्वेस्टर की 90% से ज्यादा सफलता सिर्फ एक फैसले पर टिकी होती है? और नहीं, ये फैसला अगला मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने या मार्केट को टाइम करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये कुछ कुछ और ही है, कुछ ज्यादा मजबूत, ज्यादा भरोसेमंद। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और ये रहा वो सबसे बड़ा आइडिया। देखिए, रिसर्च हमें बार बार एक ही बात बताती है कि किसी पोर्टफोलियो में एसेट क्लासेस का जो मिक्स होता है, यानी कि उसमें क्या क्या शामिल है, वही लंबे समय में उसके रिटर्न और रिस्क को तय करता है। ये अलग अलग स्टॉक चुनने या मार्केट में कब घुसना निकलना है, ये सोचने से कई कई ज्यादा जरूरी है ना? ये थोड़ी चौंकाने वाली बात। ये हमारी आम सोच को बिल्कुल चुनौती देता है। तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपना सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगाते हैं? अरे भाई, अगला विनिंग स्टॉक कौन सा होगा, कौन सा मैनेजर सबसे हॉट चल रहा है, मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे गिरेगा, बस इसी सब में। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि जो चीज सच में मैटर करती है वो है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। मतलब आपके पोर्टफोलियो का वो मजबूत ढांचा, वो बुनियाद। इसको ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, एसेट एलोकेशन क्या है? ये आपके घर का ब्लूप्रिंट है जो आर्किटेक्ट बनाता है। ये घर की नींव है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है। और स्टॉक चुनना, वो तो बस इंटीरियर डिजाइनिंग है। अब आप दुनिया का सबसे महंगा पेंट लगवा लीजिए, सबसे शानदार फर्नीचर ले आइए, लेकिन अगर घर की नींव ही डांवाडोल है तो क्या फायदा? कुछ नहीं, सब बेकार। और हाँ, ये मजबूत ढांचे वाली बात कोई हवाई थ्योरी नहीं है। नहीं, ये दशकों के मार्केट डेटा पर, असली आंकड़ों पर आधारित है। तो चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि ये रिस्क और रिवॉर्ड का जो अटूट रिश्ता है ना, वो हमें आखिर सिखाता क्या है। अच्छा, अब अगर हम इतिहास को देखें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। लंबे समय में सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है? स्टॉक्स ने। और यही वजह है कि हर कोई इनकी तरफ खिंचा चला आता है। सही भी है, ये ग्रोथ का इंजन जो है। लेकिन कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। उन शानदार ऊंचे रिटर्न्स की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है रिस्क, मतलब वॉलेटिलिटी। स्टॉक्स में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दूसरी तरफ बॉन्ड्स और कैश हैं जो ज्यादा स्टेबल रहते हैं, लेकिन फिर उनका रिटर्न भी उतना ही कम होता है। तो सबक क्या है? निचोड़ ये है, अगर आपको ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है तो आपको ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। सीधी सी बात है, इन्वेस्टिंग में कोई फ्री लंच नहीं होता। ये फाइनेंस का वो गोल्डन रूल है जिसे हर इन्वेस्टर को हमेशा याद रखना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिस्क से दूर भागना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें रिस्क को मैनेज करना सीखना होगा, वो भी स्मार्ट तरीके से। अब हम यही देखेंगे कि कैसे अलग-अलग एसेट्स मिलकर एक टीम की तरह काम कर सकते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट के सफर को ज्यादा स्मूथ और मजबूत बना सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, कोरिलेशन। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि दो एसेट्स एक दूसरे के साथ कैसे चलते हैं। क्या वो एक साथ ऊपर नीचे जाते हैं या अलग अलग? हमारा मकसद है ऐसे एसेट्स को मिलाना जिनका कोरिलेशन कम हो। मतलब जब एक नीचे गिरे तो दूसरा या तो स्थिर रहे या फिर ऊपर जाए। यही है दोस्त, डाइवर्सिफिकेशन का असली सीक्रेट सॉस। चलिए इसको एक छोटे से सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में कोई क्राइसिस आ गया, कोई बड़ी गड़बड़ हो गई। तो स्टॉक्स का क्या होगा? आमतौर पर उनकी कीमतें धड़ाम तेजी से नीचे गिरती हैं। अच्छा, अब उसी संकट के समय जो अच्छी क्वालिटी वाले बॉन्ड्स होते हैं ना, वो अक्सर बिल्कुल उल्टा बर्ताव करते हैं। उनकी कीमत या तो स्थिर रहती है या कई बार तो बढ़ भी जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में सब लोग सेफ जगह ढूंढते हैं और बॉन्ड्स वही सेफ्टी देते हैं। और जब आप इन दोनों को, यानी स्टॉक्स और बॉन्ड्स को एक ही पोर्टफोलियो में मिला देते हैं तो होता है जादू। बॉन्ड्स की जो स्टेबिलिटी है वो स्टॉक्स की गिरावट के झटके को काफी हद तक सोख लेती है। हाँ, आपका पोर्टफोलियो शायद गिरेगा, लेकिन उतना नहीं। गिरावट बहुत कम होगी। यही तो है टीम वर्क की असली पावर। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी को भी दूर करता है। देखिए, 20 अलग अलग टेक स्टॉक्स खरीद लेना ये सच्चा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब एक ही नाव में सवार हैं, सब पर एक जैसा ही रिस्क है। असली सच्चा डाइवर्सिफिकेशन होता है अलग अलग एसेट क्लास में पैसा लगाना। मतलब कुछ स्टॉक्स में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ कैश में, इस तरह से। चलिए अब उस लालच की बात करते हैं जिससे शायद ही कोई इन्वेस्टर बच पाता है।
और वो है मार्केट को टाइम करने की कोशिश। ये अंदाजा लगाना कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या अब नीचे गिरेगा, ये एक जाल क्यों है, आइए समझते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, क्या ये मुमकिन है कि कोई लगातार बार बार मार्केट के उतार चढ़ाव का सही अंदाजा लगा ले? ये तो मिलियन डॉलर सवाल है ना? पर चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम इतना इतना मुश्किल क्यों है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि मार्केट को टाइम करने के लिए आपको एक नहीं बल्कि दो बार परफेक्ट होना पड़ता है। पहला, आपको ये बिल्कुल ठीक ठीक पता होना चाहिए कि बड़ी गिरावट से ठीक पहले मार्केट से निकलना कब है। और दूसरा, आपको ये भी बिल्कुल ठीक ठीक पता होना चाहिए कि रिकवरी शुरू होने से ठीक पहले वापस मार्केट में घुसना कब है। और अगर इन दोनों में से एक भी फैसला गलत हो गया ना, तो बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। और यहीं पर स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल एलोकेशन का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। स्ट्रैटेजिक तरीका एक मजबूत किले की तरह है, जो लंबी अवधि के लिए बनाया गया है, अनुशासित है। जबकि टैक्टिकल तरीका, वो तो एक तरह का जुआ है, शॉर्ट टर्म के अंदाजों पर आधारित और बेहद रिस्की। और हमारा लक्ष्य एक मजबूत किला बनाना है, जुआ खेलना नहीं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। सफलता की भविष्यवाणी करने में अपनी एनर्जी लगाने के बजाय एक इन्वेस्टर अपनी सफलता को डिजाइन कैसे कर सकता है, ये सब कुछ लंबी अवधि के लिए अपना खुद का ब्लूप्रिंट तैयार करने के बारे में है। देखिए, आपका जो एसेट एलोकेशन प्लान है वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, वो एक बिहेवियरल गार्डरेल है, एक सुरक्षा कवच। जब मार्केट में उथल-पुथल होती है तो डर और लालच हावी होने लगते हैं। ये प्लान आपको उन्हीं भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से बचाता है। ये आपको डिसिप्लिन में रखता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? हमने 5 ऐसे पक्के सिद्धांत सीखे हैं जो हमेशा काम आएंगे। पहला, एसेट एलोकेशन ही आपके नतीजों को तय करेगा। दूसरा, रिस्क और रिटर्न का चोली दामन का साथ है। तीसरा, सच्चा डाइवर्सिफिकेशन ही आपका असली बचाव है। चौथा, इतिहास से जरूरी सबक लेना कभी न भूलें। और पांचवा और सबसे जरूरी, स्ट्रेटेजिक अनुशासन हमेशा टैक्टिकल रिएक्शन से बेहतर होता है। और आखिर में हम आपको इस एक दमदार विचार के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में सफलता कोई भविष्यवाणी की समस्या नहीं है, ये एक डिजाइन की समस्या है। ये सोच कंट्रोल वापस आपके हाथों में देती है। भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश छोड़िए और एक ऐसा मजबूत ढांचा, एक ऐसा डिजाइन बनाने पर फोकस कीजिए जो हर मौसम में, हर कसौटी पर खरा उतरे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो सबसे बड़ी गलतियां होती है ना, उनमें से एक है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो भविष्यवाणी से मतलब प्रिडिक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल है, और वो है डिजाइन। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर इन्वेस्टर के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या सच में मार्केट को मात दी जा सकती है? क्या कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे पता चल जाए कि कब पैसा लगाना है और कब निकालना है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। सुनने में तो ये मंत्र बड़ा ही सिंपल लगता है ना? इतना सिंपल कि लगता है कि अरे ये तो कोई भी कर सकता है। पर एक मिनट रुकिए, अगर ये इतना ही आसान होता तो आज हर कोई अमीर नहीं होता क्या? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सवाल यह है कि आखिर ये भविष्यवाणी करने की कोशिश फेल क्यों हो जाती है? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि मार्केट के अपने नेचर में ही छिपा है। आइए इस पजल के पहले पीस को समझते हैं, एक ऐसी सच्चाई जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। एक टर्म है रिटर्न डिस्पर्जन। इसको ना एक आसान सी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी शहर का एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हर दिन टेम्परेचर 25 डिग्री ही रहेगा। किसी दिन 40 भी हो सकता है तो किसी दिन 10 भी। बस इन्वेस्टमेंट का भी बिल्कुल यही हिसाब है। लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न जानना एक बात है, पर किसी एक खास साल में क्या होगा ये गेस करना वो एकदम अलग ही कहानी है। अब जरा इस स्लाइड पे नजर डालिए। ये हमें क्या दिखाता है कि मार्केट का एवरेज रिटर्न भले ही 10% हो, लेकिन ये सफर कभी भी सीधी लाइन में नहीं होता। देखिए ना, एक साल ये 30% ऊपर गया तो अगले ही साल 20% नीचे आ गया। यही जो उतार चढ़ाव है ना, यही चीज प्रेडिक्शन को इतना मुश्किल बना देती है। ये चार्ट तो एक कह सकते हैं कि होश उड़ा देने वाली सच्चाई दिखाता है। सोचिए, अगर कोई सिर्फ 10 बेस्ट दिनों में मार्केट से बाहर रह गया तो उसका टोटल रिटर्न कितना ज्यादा गिर जाता है। और मजे की बात देखिए, सबसे बड़ी आयरनी यह है कि ये जो बेस्ट दिन होते हैं ना, ये अक्सर सबसे बड़ी गिरावट के ठीक बाद आते हैं। मतलब ठीक उसी टाइम पर जब ज्यादातर लोग डर के मारे अपना सब कुछ बेच रहे होते हैं।
तो मतलब बात सिर्फ एक बार सही होने की है ही नहीं। मार्केट टाइमिंग का असली मतलब है 2 बार सही होना। पहले ये पता लगाना है कि कब बेचना है और फिर ये भी पता लगाना है कि वापस कब खरीदना है। अब बताइए, क्या कोई लगातार 2 बार सिक्का उछालकर हेड्स ला सकता है? यकीन मानिए, उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रिडिक्शन के इस खेल में एक और बहुत बड़ा प्लेयर है जो अक्सर हमारे ही खिलाफ खेलता है, और वो है हमारा अपना दिमाग। चलिए अब देखते हैं कि हमारे दिमाग के कुछ बायस यानी हमारे मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह हमसे कैसे गलतियां करवाते हैं। तो सबसे पहला है रीसेंसी बायस। ये क्या है? ये बस ये मानने की एक आदत है कि जो कुछ हाल फिलहाल में हो रहा है ना, वो हमेशा हमेशा होता रहेगा। सोचकर देखिए, जब कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा होता है तो एक फीलिंग आने लगती है ना कि यार ये तो अब कभी नीचे आएगा ही नहीं। बस यही है रीसेंसी बायस, और यही हमें बिल्कुल टॉप पर खरीदने के लिए उकसाता है। इसके बाद आता है लॉस अवर्जन। साइकोलॉजिस्ट ने पता लगाया है कि 1000 रुपए खोने का जो दर्द होता है ना, वो 1000 रुपए पाने की खुशी से लगभग डबल होता है। सोचिए, ये डर इतना पावरफुल होता है कि जब मार्केट गिरता है तो ये हमें लॉजिकली सोचने ही नहीं देता, और नतीजा, हम घबराकर पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट्स को सबसे बुरे टाइम पर बेच देते हैं। और आखिर में है ओवर कॉन्फिडेंस। अरे, ये वो हमारे दिमाग की छोटी सी आवाज है जो कहती है बाकी लोग भले ही मार्केट को टाइम ना कर पाएं, पर मैं तो कर सकता हूं, मैं अलग हूं। और यही जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये हमें जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करने और फालतू के रिस्क लेने पर मजबूर करता है, जिसका अंजाम अक्सर नुकसान ही होता है। तो ठीक है, अगर मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और हमारा अपना दिमाग भी हमें धोखा दे सकता है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या कोई उम्मीद है भी? जी हां, बिल्कुल है। और इसका सॉल्यूशन भविष्य को जानने की कोशिश में नहीं है, बल्कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में है जो किसी भी तरह के भविष्य के लिए तैयार हो। तो चलिए प्रिडिक्शन को भूलते हैं और अब डिजाइन की बात करते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये दो बिल्कुल अलग माइंडसेट दिखाती है। एक तरफ है प्रिडिक्टर, जो हर खबर पर रिएक्ट करता है, हमेशा अगला बड़ा मूव क्या होगा ये गेस करने में लगा रहता है। और दूसरी तरफ है डिजाइनर। डिजाइनर को पता है कि वो फ्यूचर नहीं देख सकता, इसलिए वो गेस करने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो अनिश्चितता को झेल सके। मतलब ये रिएक्ट करने और तैयारी करने के बीच का फर्क है। और जानते हैं डिजाइनर का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है समय। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये बिल्कुल एक तूफानी समंदर में जहाज चलाने जैसा है। शॉर्ट टर्म में लहरें आपको कहीं भी पटक सकती हैं, लेकिन आपका सफर जितना लंबा होगा, इन लहरों का असर उतना ही कम होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। सही मायनों में लॉन्ग टर्म ही मार्केट के उतार चढ़ाव को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो सवाल ये है कि एक डिजाइनर कैसे बना जाए? ये इन 4 सिंपल प्रिंसिपल्स पर टिका है। नंबर 1, ये मान लीजिए कि फ्यूचर किसी के कंट्रोल में नहीं है। नंबर 2, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए, मतलब डाइवर्सिफाई कीजिए। नंबर 3, अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, मार्केट में चल रहे शोर के हिसाब से नहीं। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, एक प्लान बनाइए और उस पर टिके रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और आखिर में पूरी बात बस इस एक सोच पर आकर खत्म होती है कि हमारा लक्ष्य भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो भविष्य में टिका रह सके। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एक ऐसे क्रिस्टल बॉल के पीछे भागना है जो असल में है ही नहीं, या फिर एक ऐसा मजबूत किला बनाना है जो किसी भी तूफान को झेल सके? चुनाव हमारे हाथ में है। नमस्ते, आज हम इन्वेस्टिंग को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाने वाले हैं। बात सिर्फ सही स्टॉक या बॉन्ड चुनने की नहीं है, बल्कि एक मजबूत और स्मार्ट पोर्टफोलियो बनाने की कला की है। तो बस ये सोचिए कि कोई निवेशक नहीं, बल्कि एक आर्किटेक्ट है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम एक ऐसी पहेली से शुरुआत करेंगे जो शायद इन्वेस्टिंग के बारे में सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। तो सवाल ये है, क्या ये मुमकिन है कि किसी पोर्टफोलियो में एक और रिस्की एसेट डाला जाए और वो पोर्टफोलियो पहले से ज्यादा सेफ हो जाए? ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना? लेकिन इसी अजीब से सवाल में एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। ज्यादातर लोग पोर्टफोलियो को कैसे देखते हैं? बस ईंटों के ढेर की तरह, मतलब अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स का एक कलेक्शन। लेकिन एक आर्किटेक्ट इसे एक इमारत के तौर पर देखता है,
एक ऐसा सिस्टम जहां हर ईंट दूसरी को सहारा देती है। और यकीन मानिए, सोच का बस यही छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। तो उस पहेली का जवाब क्या है? इसका राज एक ऐसे शब्द में छिपा है जिसे ज्यादातर निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए अगले हिस्से में कोरिलेशन यानी सहसंबंध की छिपी हुई ताकत को समझते हैं। तो आखिर ये कोरिलेशन है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये बस ये बताता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे चलते हैं। क्या जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा भी ऊपर जाता है, या फिर एक ऊपर तो दूसरा नीचे? इसको समझना ही एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने का पहला कदम है। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन रिटर्न्स और रिस्क के बारे में तो हर कोई बात करता है, पर कोरिलेशन को अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। और यही वो गुप्त मसाला है जो एक साधारण पोर्टफोलियो को एक शानदार पोर्टफोलियो बनाता है। डाइवर्सिफिकेशन की असली ताकत यहीं छिपी है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? मान लीजिए कि समुद्र में एक नाव है जिसमें 2 नाविक हैं। अगर दोनों एक साथ बीमार पड़ते हैं तो नाव का डूबना तय है। लेकिन अगर एक के बीमार पड़ने पर दूसरा ठीक रहता है तो सफर चलता रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब एसेट्स पूरी तरह से एक साथ ऊपर नीचे नहीं होते तो पूरे पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव कम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए हमें ज्यादा रिटर्न्स छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हम कोरिलेशन की ताकत को तो समझ गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। प्रोफेशनल निवेशक अपने लिए सबसे अच्छा रास्ता कैसे ढूंढते हैं? चलिए उनके टूल्स पर एक नजर डालते हैं। प्रोफेशनल्स एक तरह के नक्शे का इस्तेमाल करते हैं जिसे एफिशिएंट फ्रंटियर कहते हैं। इसे इन्वेस्टिंग की दुनिया का स्वीट स्पॉट समझ सकते हैं। मतलब वो जगह जहां किसी दिए गए रिस्क के लिए सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, या किसी दिए गए रिटर्न के लिए सबसे कम रिस्क उठाना पड़ता है। ये बहुत सिंपल है। अगर कोई पोर्टफोलियो इस लाइन के नीचे है तो इसका मतलब है कि मेहनत ज्यादा और नतीजा कम मिल रहा है। मतलब उतने ही रिटर्न्स के लिए कम रिस्क उठाया जा सकता था। तो लक्ष्य हमेशा इस लाइन पर या इसके जितना हो सके उतना करीब रहना होता है। इसी को एफिशिएंसी कहते हैं। और यहीं पर जादू होता है। जब हम पोर्टफोलियो में एक ऐसा नया एसेट डालते हैं जो बाकियों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता, तो ये पूरी लाइन ऊपर और बाहर की तरफ खिसक जाती है। इसका मतलब अब हमारे लिए और भी बेहतर, ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित ऑप्शंस खुल गए हैं। चलिए अब एक ऐसी आम गलती पर बात करते हैं जो अच्छे निवेशकों को भी भारी पड़ सकती है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि पैसा कहाँ लगाया है, बल्कि इस बारे में भी है कि हमारा रिस्क कहाँ छिपा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे अपने कैपिटल को बराबर बांट देते हैं। 50% स्टॉक्स में, 50% बॉन्ड्स में। कागज पर तो ये एकदम बैलेंस लगता है, सही कहा ना? लेकिन जब हम पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं कि रिस्क असल में कहां से आ रहा है, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। क्योंकि स्टॉक्स ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए उस बैलेंस्ड 50-50 पोर्टफोलियो में भी लगभग 80% रिस्क सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स से आ रहा होता है। ये तो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यहां सबसे बड़ा सबक ये है, सिर्फ पैसे का बजट मत बनाइए, अपने रिस्क का बजट बनाइए। ये सोचने के बजाय कि मैं हर एसेट में कितना पैसा डालूं, ये सोचना चाहिए कि हर एसेट मेरे कुल रिस्क में कितना हिस्सा डाल रहा है। हाँ, इस समस्या को हल करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स मतलब ऑप्टिमाइजर्स होते हैं जो गणित के हिसाब से सबसे अच्छा मिक्स बता सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। ये बहुत पावरफुल तो हैं, पर ये हमारे अनुमानों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। अगर हमारे अनुमान थोड़े भी गलत हुए तो ये बहुत ही अजीब और रिस्की सजेशंस दे सकते हैं। तो ये एक टूल है, कोई जादू की छड़ी नहीं। तो इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक निवेशक के तौर पर हम अपने अंतिम ब्लूप्रिंट तक कैसे पहुंचते हैं? ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब ये पूछने की जगह कि अगला बड़ा स्टॉक कौन सा होगा, हमें ये पूछना चाहिए कौन सी बनावट, कौन सा डिजाइन हमें कामयाबी का सबसे अच्छा मौका देता है। ये भविष्य की भविष्यवाणी करने के खेल को छोड़कर एक मजबूत सिस्टम बनाने के खेल पर फोकस करता है। ये तो इन्वेस्टिंग की परिभाषा ही बदल देता है। ये अब सिर्फ पैसा लगाना नहीं रह गया, ये रिस्क इंजीनियरिंग है, ये प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट है, और ये एक आर्किटेक्ट की तरह स्ट्रक्चरल डिजाइन है। तो आखिर में मैं ये एक सवाल छोड़ जाता हूं जो शायद निवेश करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। क्या कोई सिर्फ एक निवेशक है जो दूसरों के बनाए रास्तों पर चलता है, या फिर एक आर्किटेक्ट है जो अपना खुद का मजबूत भविष्य डिजाइन करता है? इस पर सोचिएगा जरूर। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिंग का मतलब है बस सही स्टॉक चुन लिया या फिर मार्केट को टाइम कर लिया? अगर हाँ,
तो आज हम इसी मिथक को तोड़ने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि असल में आपकी भावनाएं, आपका व्यवहार कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की सक्सेस की असली चाबी हैं। जरा सोचिए, आपने मैथ्स लगाकर दुनिया का सबसे बेहतरीन पोर्टफोलियो बना लिया, लेकिन जैसे ही बाजार थोड़ा सा गिरा आप घबरा गए और सब कुछ बेच दिया। तो क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात हमें समझनी है कि आपकी इमोशनल सहन शक्ति कागज पर लिखे गणित से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। ये जो परफेक्ट पोर्टफोलियो की खोज है ना, ये एक बहुत खतरनाक सपने जैसा है। हर कोई इसे ढूंढना चाहता है, लेकिन सच तो ये है कि जो पोर्टफोलियो एक इंसान के लिए सोना हो सकता है, वो दूसरे के लिए जहर भी बन सकता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि हम सब अलग हैं। हम अलग तरह से सोचते हैं, महसूस करते हैं और सबसे जरूरी बर्ताव भी अलग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े मिथक से ही शुरू करते हैं कि कहीं कोई परफेक्ट या ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होता भी है। हम देखेंगे कि कैसे नंबरों के पीछे भागने से बेहतर है कि ऐसा निवेश चुने जो हमारे स्वभाव से मेल खाता हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और इस रेस में सबसे तेज दौड़ने वाला नहीं जीतता। जीता वो है जो दौड़ पूरी करता है। आपका पोर्टफोलियो भी ऐसा ही होना चाहिए, जिसके साथ आप हर मौसम में, चाहे अच्छा हो या बुरा, टिके रह सके, न कि ऐसा जो सिर्फ धूप में अच्छा परफॉर्म करता हो। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि इन्वेस्टिंग में 2 तरह के रिस्क होते हैं? एक वो जिसे आपका दिमाग समझता है और दूसरा वो जिसे आपका दिल महसूस करता है। और अक्सर यही दोनों हमें अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। आइए जरा इनके बीच का फर्क समझते हैं। एक तरफ है जोखिम सहिष्णुता, यानी आपका दिल। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जब बाजार गिर रहा हो तो आपको रातों को नींद कैसी आती है, मतलब आप कितना स्ट्रेस झेल सकते हैं। और दूसरी तरफ है जोखिम क्षमता, यानी आपका दिमाग। ये सीधा सीधा हिसाब है कि आपका बैंक अकाउंट असल में कितना नुकसान झेल सकता है बिना आपके फाइनेंशियल गोल्स को पटरी से उतारे। और मजे की बात यह है कि ये दोनों हमेशा एक ही भाषा में बात नहीं करते। देखिए, ये दोनों हमेशा एक साथ चलें जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए एक 25 साल का नौजवान है, उसके पास कमाने के लिए अभी 40 साल बाकी हैं, तो उसकी रिस्क लेने की क्षमता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि वो मार्केट में 10% की गिरावट से ही घबरा जाए, मतलब उसकी सहिष्णुता कम है। और वहीं दूसरी तरफ एक अमीर रिटायर्ड इंसान है, वो बाजार के उतार चढ़ाव से शायद न घबराए, पर उसके पास नुकसान से उभरने का समय नहीं है। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी वही है जो इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाए। अगर आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो गूगल मैप्स भी क्या ही कर लेगा, है ना? इन्वेस्टिंग में भी बिल्कुल यही बात लागू होती है। कोई भी रिस्क अच्छा है या बुरा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मंजिल क्या है। आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, या फिर रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, या शायद आप बस अपनी दौलत को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं? आप जो भी जवाब देंगे, वही आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की नींव रखेगा। बिल्कुल सही कहा है कि जोखिम का कोई मतलब ही नहीं है अगर कोई लक्ष्य न हो। बिना लक्ष्य के इन्वेस्ट करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना मंजिल तय किए गाड़ी चलाना। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं या भटक गए हैं, या आप कब ब्रेक लगाना है। लक्ष्य ही है जो जोखिम को सही मायने देता है। और अब हम बात करेंगे अपने सबसे बड़े दुश्मन की, और वो दुश्मन मार्केट की गिरावट नहीं है, वो है हमारा अपना दिमाग। चलिए देखते हैं कि हम अपनी ही भावनाओं के जाल में फंसने से कैसे बच सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही बाजार में गिरावट शुरू होती है, हमारे दिमाग में एक डर का अलार्म बजने लगता है। सारी लॉजिक, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है और हमारी भावनाएं ड्राइविंग सीट पर आ जाती हैं। और बस यहीं से शुरू होता है गलत फैसलों का एक खतरनाक चक्र। ये चक्र काम कैसे करता है? सबसे पहले डर के मारे सब कुछ बेच दिया जाता है। फिर लगता है कि अरे सोना या कैश ही सबसे सेफ है, तो हम उधर भागते हैं। और नतीजा, जब तक बाजार वापस ऊपर चढ़ता है, हम बाहर बैठे सिर्फ पछता रहे होते हैं। इस तरह जो नुकसान सिर्फ कागज पर दिख रहा था, वो हमारा असली पक्का नुकसान बन जाता है। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी असल में क्या है? वो एक गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर की तरह होती है। उसका काम सिर्फ आपको मंजिल तक पहुंचाना नहीं, बल्कि रास्ते के गड्ढों और झटकों से भी बचाना है, ताकि आप घबराकर गाड़ी से ही न कूद जाएं। इसे हम बिहेवियरल शॉक एब्जॉर्बर कह सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस इमोशनल जाल से बचें कैसे?
इसका जवाब है एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने में जो न सिर्फ बाजार की बल्कि हमारी अपनी भावनाओं की परीक्षा में भी खरी उतरे। इसे आप बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हैं, मतलब अपने आप से किया गया एक वादा। आप पहले से ही ये मानकर चलते हैं कि बाजार गिरेगा और जब गिरेगा तो आप शांत रहेंगे, आप बेचेंगे नहीं। इस तरह जब असल में तूफान आता है तो आप घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपको पहले से पता था कि वो आने वाला है। ये कोई सरप्राइज नहीं है। एक रिस्क तो वो है जो सबको दिखता है, बाजार का उतार चढ़ाव। ये हर रोज खबरों में होता है, एक बड़े डरावने राक्षस जैसा लगता है ना, और हमारा सारा ध्यान इसी पर रहता है कि आज मार्केट ऊपर गया या नीचे। लेकिन एक और दुश्मन है जो चुपचाप हमला करता है, वो है महंगाई। ये उस दीमक की तरह है जो धीरे धीरे आपके पैसे की ताकत को अंदर ही अंदर खा जाती है, और अक्सर बहुत ज्यादा सेफ रहने की कोशिश में हमें ज्यादा बड़े खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं। तो एक सफल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक पहेली की तरह है। इसकी 4 बहुत जरूरी टुकड़े हैं। पहला, फाइनेंशियल साइंस यानी किताबी ज्ञान। दूसरा, आपका अपना व्यवहार। तीसरा, आपके जीवन के लक्ष्य। और चौथा, सही सलाह और कम्युनिकेशन। इनमें से एक भी टुकड़ा गायब हो तो तस्वीर हमेशा अधूरी ही रहेगी। तो एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे अच्छी या ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वो है जिसके साथ आप हर हाल में टिके रह सकें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इस दौड़ में खरगोश नहीं बल्कि कछुआ ही जीतता है, जो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहता है। तो जाने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मुझे सिर्फ बाजार के खतरों से बचाने के लिए बनी है, या मेरी अपनी भावनाओं से भी? क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। एक शानदार इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, पता है, एक बहुत अच्छे आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह होती है, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन असली काम, असली कला तो उस ब्लूप्रिंट को एक मजबूत इमारत में बदलने की है, मतलब पोर्टफोलियो को बनाने में। चलिए आज इसी बारे में जरा गहराई से बात करते हैं। अच्छा, तो इस पूरी चीज को समझने के लिए चलिए एक आर्किटेक्ट की तरह सोचते हैं। एक तरफ हमारे पास कागज पर बनी एक सैद्धांतिक योजना है, और दूसरी तरफ हमारी संपत्ति की वो ठोस असली हकीकत है जिसे हम बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क साफ है। बाईं तरफ है हमारा ब्लूप्रिंट, यानी कि हमारे टारगेट क्या हैं, हमारी योजनाएं क्या हैं, और दाईं तरफ खड़ी है हमारी इमारत, यानी हमें असल में रिटर्न कितना मिला और हमारी संपत्ति कितनी मजबूत बनी। और ये जो सफ़र है ना, ब्लूप्रिंट से इमारत तक का, ये अपने आप नहीं होता। इसके लिए बहुत ही अनुशासित तरीके से काम करना पड़ता है और लगातार रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस प्लान को एक ऐसी मजबूत इमारत में कैसे बदला जाए जो हर मौसम का सामना कर सके। यही वो सवाल है जो हमें क्या से कैसे की तरफ ले जाता है। देखिए, किसी भी बड़ी और अच्छी इमारत की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये नींव बनती है लागत और टैक्स एफिशिएंसी पर ध्यान देने से। यही वो चीज़ें हैं जो बाकी सब कुछ संभालती हैं। हर छोटी बड़ी लागत, मतलब हर तरह की फीस, हमारी उस वित्तीय नींव में एक स्थायी दरार की तरह है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी संरचनात्मक कमजोरी है जो वक्त के साथ हमारी संपत्ति को धीरे धीरे खा जाती है। और सोचने वाली बात यह है कि देखिए, बाजार का रिटर्न तो ऊपर नीचे होता रहता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अपनी लागत, अपनी फीस को कंट्रोल करना उन गिनी चुनी चीजों में से एक है जो सीधे सीधे एक निवेशक के हाथ में होती है। और यही चीज इसे एक बहुत ही शक्तिशाली टूल बनाती है। अब इस चार्ट को देखिए, ये तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर है। 30 सालों के बाद एक कम लागत वाले और एक ज्यादा लागत वाले पोर्टफोलियो के बीच का अंतर देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। फीस में ये जो छोटा सा दिखने वाला अंतर है ना, वो लंबे समय में संपत्ति पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। अच्छा, नींव का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है टैक्स अवेयर एसेट लोकेशन। मतलब हमारे पास कौन से एसेट्स हैं ये तो जरूरी है ही, पर हमने उन्हें रखा कहाँ है ये भी उतना ही जरूरी है। सीधी सी बात है, जिन एसेट्स पर ज्यादा टैक्स लगता है उन्हें टैक्स बचत वाले खातों में रखें, और जिन पर कम टैक्स लगता है उन्हें टैक्सेबल खातों में। लक्ष्य सिंपल है, टैक्स चुकाने के बाद हमारे हाथ में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए। तो ठीक है, नींव तो रख दी गई, अब बारी है इमारत का स्टील फ्रेम बनाने की। और ये ढांचा बनता है अनुशासन से, और इस अनुशासन का सबसे बड़ा औजार है रीबैलेंसिंग।
तो रीबैलेंसिंग है क्या? ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये वो तरीका है जिससे हम ये पक्का करते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो अपने ओरिजिनल डिज़ाइन और रिस्क प्रोफाइल से भटके नहीं। ये पोर्टफोलियो की संरचनात्मक मजबूती को बनाए रखता है। अब ये प्रक्रिया शायद सुनने में थोड़ी उल्टी लगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये हमें महंगा बेचो सस्ता खरीदो वाले अनुशासन में बांधती है। होता क्या है, पहले बाजार के उतार चढ़ाव से हमारे एसेट्स का वजन अपने टारगेट से हट जाता है। फिर हम उन एसेट्स को बेचते हैं जिनकी कीमत बढ़ गई है और उन एसेट्स को खरीदते हैं जो अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। और आखिर में हम अपने ओरिजिनल स्ट्रेटेजिक एलोकेशन पर वापस आ जाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो बाजार की अस्थिरता, जिससे लोग अक्सर डरते हैं, वो हमारे लिए एक अवसर बन जाती है। एक ऐसा तरीका जिससे हम अनुशासित तरीके से अपने रिटर्न को और बेहतर बना सकते हैं। तो एक बार जब हमारी इमारत मजबूती से खड़ी हो जाती है तो उसे बाजार के तूफानों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये तूफान यानी बाजार की अस्थिरता और निवेशकों की घबराहट, इनका सामना कैसे किया जाए? ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि आखिर अपने पोर्टफोलियो के मूल ढांचे में बड़े बदलाव कब करने चाहिए। ये हमें सिखाता है कि बाजार के शोर और असल में ज़रूरी बदलावों के बीच फ़र्क कैसे करें। और इसका जवाब बहुत साफ है। पोर्टफोलियो की संरचना में बदलाव तब होना चाहिए जब हमारे जीवन की संरचना में कोई बदलाव आए, न कि इसलिए कि बाजार में शोर हो रहा है। मतलब रिटायरमेंट, इनकम में बदलाव या कोई और बड़ी जिंदगी की घटना हो तब सोचें, बाजार की रोज की खबरों या पंडितों की भविष्यवाणियों पर नहीं। असल में इस पूरे अनुशासित आर्किटेक्चर का असली इम्तिहान तो बाजार में संकट के समय ही होता है। इसका पूरा मकसद ही हमें भावनात्मक और विनाशकारी फैसलों से बचाना है, जैसे कि मंदी के दौरान घबराकर सब कुछ बेच देना। तो आखिरी बात ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये जो मजबूत ढांचा हमने बनाया है वो आने वाले कई दशकों तक टिका रहे। इसका जवाब है एक गवर्नेंस सिस्टम बनाने में। देखिए, सच्चा अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं आता, ये आता है एक सिस्टम बनाने से। एक लिखित इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, रीबैलेंसिंग के पहले से तय नियम और परफॉर्मेंस को नापने के साफ पैमाने, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो भावनात्मक फैसलों और गलतियों की गुंजाइश को कम कर देता है। तो कुल मिलाकर बात का सार ये है कि निवेश में सफलता किसी भविष्यवाणी करने की काबिलियत से नहीं मिलती। ये मिलती है एक मजबूत डिज़ाइन, व्यवहार की समझ और अनुशासित तरीके से उस डिज़ाइन को लागू करने से। ये एक आर्किटेक्ट और एक बिल्डर होने जैसा है, न कि एक भविष्यवक्ता। और आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि हमारा अपना पोर्टफोलियो क्या सिर्फ कागज पर बना एक खूबसूरत प्लान है, या फिर वो एक ऐसा मजबूत किला है जो दशकों तक हर चुनौती का सामना करने के लिए बनाया गया है।